देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर दो। हेलो यस एक मैम। बार। अच्छा अच्छा देखो, हम लोगों ने एक्सरसाइज बी हम लोग इक्वेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो इक्वेशन के अभी हम लोग बेसिक पॉइंट में ही चल रहे हैं। मेन यहाँ पर हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, जहां पर हमें अलग अलग फॉर्मूला वगैरह सीखने का जरूरत होता है। तो हम लोगों ने लास्ट दिन जो है यहाँ पर एक्सरसाइज ये वाला, ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या था? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मतलब जो स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन होता है, ठीक है। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो या फिर a प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो, लीनियर इक्वेशन मतलब जो दो इक्वेशन होता है, ठीक है। हमें यहाँ पर इस तरह के पॉइंट पे ज्यादा डिस्कशन करने का जरूरत नहीं होता है। हम जैसा क्वेश्चन आता है देखो यहाँ पर, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज सी से ही करेंगे। इसका एग्जाम्पल्स जो है हम इसीलिए नहीं करवा रहे क्योंकि यहाँ पर ना सॉल्व किया हुआ है। जैसे हम बताते हैं, देखो यहाँ पर ये कुछ इक्वेशंस दिख रहा होगा तुम लोग को, ये देखो ये, ठीक है। अब इसको ना सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकालना है, लेकिन हमें ना इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा किसको हमें सॉल्व करना पड़े। हम लोग के पास क्योंकि ऑप्शन रहेगा ना, तो हम लोग ऑप्शन से करेंगे, तो हमें सॉल्व सीखने का जरूरत नहीं। वैसे सॉल्व सभी को पता है कि कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है। या तो सब्स्टिट्यूट मेथड कर लो, ठीक है, या फिर एलिमिनेशन मेथड कर लो। अलग अलग मेथड होता है, इसका एप्लीकेशंस का हमें जरूरत भी नहीं होगा। देखो अभी एक्सरसाइज देखने से पता चलेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे करना है, और वो ऐसे सीख के भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वैसा चीज तुम लोग को पता भी है जो कि 9 10 में सभी ने किया होगा कि किस तरह से एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और वो सब पूछेगा भी नहीं हम लोग को ऐसा पूछेगा, ठीक है, ऑप्शन के साथ। तो हम लोग ऑप्शन का हेल्प लेंगे, तभी ना एमसीक्यू है, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का हमें सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब देखो करना क्या है। अब क्या इसको सॉल्व करेंगे? सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर 3x प्लस 4y 7 है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। अब इसको तुम लोग अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? हम लोग ऑप्शन पुट करेंगे, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए कॉमा देके, एक x का ऑप्शन है, एक y का ऑप्शन है, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन ये दोनों में सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से करेंगे, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, हम लोगों को सॉल्व करके किसी को दिखाना नहीं है, ठीक है। तो 3x प्लस 4y, और यहाँ पर हो गया 4x माइनस 3y। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर वन पुट करके देखे हो रहा है कि नहीं। वन ये वाला पुट करके देखते हैं अगर ये वैलिड होगा। अच्छा देखो हम लोग ना थोड़ा इसका शॉर्टकट कर लेते हैं। देखो यहाँ एक वन है, यहाँ एक वन है, यहाँ भी एक वन है, ठीक है। तो वन से चेक ना करके हम लोग किससे चेक करें? वन है, अच्छा वन से चेक करके देख सकते हैं। ये देखो पहला वाला में चेक करते हैं, 3 into 1, ये सब x का वैल्यू 1 है। 3 into 1 प्लस 4 into यही वाला पहले चेक करते हैं, -1। तो कितना हो जाएगा? ये -1 होगा। ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर वन से सेटिस्फाई नहीं हुआ पहला वाला इक्वेशन। ओ सॉरी, वन से नहीं हुआ क्या? हम क्या बोल रहे हैं? वन से, वन और -1 से नहीं हुआ ना। अच्छा चलो वन वन से देखते हैं, ठीक है, वन वन से देखते हैं। 4 into 1, हाँ हो जाएगा। 3 + 4, हाँ 7, ठीक है। तो इससे सेटिस्फाई हो रहा है। अब सिर्फ पहला इक्वेशन होने से नहीं होगा, हम लोग दूसरे वाले में भी चेक करेंगे, ठीक है। चेक करते हैं, 4 into 1 -1, तो कितना हो जाएगा? 4 - 1 3, मतलब बी, ठीक है। एक्सरसाइज सी का पहला ऑप्शन 1 का बी हो जाएगा। बी से हम लोग का, बी ऑप्शन जो है उससे हम लोग का इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो आसान है, मैंने लास्ट दिन भी बोला था ये सब एक्सरसाइज आसान है। मेन हमें क्वाड्रेटिक वाला सीखना है, लेकिन ये भी हम लोग करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है, तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया वन का आंसर, बी हो जाएगा, दैट इज 1 1, ठीक है। 1 1 से ये सब जस्ट पुट करके देखोगे तो आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट बताओ कौन सा होगा? वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग, वही सेम चीज बोला है। इसमें से कौन सा पेयर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? पहले हम लोग इस पे अप्लाई करके देख लें, ये वाला। तो 3/2
प्लस ये 2/3, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मुझे लगता है ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। 2/3 और 3/2, देखो ये पॉइंट में कैलकुलेट कर लो तो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, कैलकुलेटर तो अलाउड रहेगा, तो कैलकुलेटर का यूज करना चाहिए। हम भी कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से, ये देखो 3/2, ठीक है, 1.5, 1.5 प्लस 2/3, मेमोरी प्लस करके भी कर सकते हो। ये 1.66 समथिंग आ रहा है, तो ये ऐड करने से, जैसे मैंने पहले भी बोला था, 2 नहीं आएगा। तो 3,2 ये ऑप्शन हम लोग का सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब -2 -3 से चेक करते हैं। -2 -3 से चेक करो। यहाँ पर अगर -2 लगाएंगे और यहाँ पर अगर -3 लगाएंगे तो कितना होगा? -1 और ये -1, तो आंसर -2 हो जाएगा, जबकि आंसर 2 है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तब 2 3 से हो जाना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तो माइनस वाला ही प्रॉब्लम आ रहा था। तो 2/2 प्लस 3/3, यानी 1+1 2 हो गया। अब हमें इसमें भी सेटिस्फाई करवाना चाहिए, 2 और 3 से होता है कि नहीं। एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3, 3 × 2 6, 6 + 2 8, ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, 2 का ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा, 2,3। 2 का 2,3 ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा फिर देखते हैं 3 का क्या आंसर होगा। अच्छा 3 का देखो क्या बोला है, x/p y/q = 2 बोला है। देखो 2 तभी हो सकता है अगर ये p/p हो और ये q/q हो, तभी तो 1+1 2 होगा। मतलब जहां पर x का वैल्यू p है और y का वैल्यू q है, वहां पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्योंकि p/p 1 होता है, q/q भी 1 होता है, तो 1+1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या इसमें भी वो सेटिस्फाई करेगा? कर जा रहा है। देखो p+q, x का वैल्यू p, y का वैल्यू q, कितना आसान है, p+q हो गया। ठीक है, इतना आसान आसान आता नहीं है फिर भी। ठीक है, मेनली क्वाड्रेटिक ही आता है। तो 3 का क्या हो जाएगा? a। कभी कभार आ भी सकता है, ऐसा हम कंफर्म नहीं बोल रहे कि नहीं आएगा, लेकिन इतना आसान कम ही आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर देखो कौन सा होगा। इसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डिवाइडेड फॉर्म में कर रखा है। यहाँ पर 9/20 किया है, ये है 1/16x, तो 1/16 इंटू, अगर हम लोग फर्स्ट वाला करते हैं पेयर 1/4, ठीक है, प्लस 1/15 इंटू 1/3, देन ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो गया, और ये हो जाएगा 1/5। तो हम लोग कैलकुलेटर पे देखेंगे, 1/4 और 1/5, 0.25, और 1/5 कितना होगा? देखो 1/5, 0.2, 0.2, 0.2 और 0.25 कितना होगा? 0.45। ठीक है, 0.45। अब चेक करो 9/20 कितना होता है? 9/20 0.45 ही होता है। तो पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर जा रहा है इससे। क्या ये वाला भी कर रहा है? वो चेक करना पड़ेगा ना। ये वाला देखते हैं। अच्छा यहाँ पर 1/20 है, तो 1/20 इंटू 1/4 माइनस 1/27 इंटू 1/3, चेक करो 1/5 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अच्छा 1/5 कितना होता है? 0.2, और 1/9 कितना हो जाएगा? 1/9, ये कुछ ऐसा आ रहा है, 0.111 ऐसे आ रहा है। और ये हो जाएगा 0.11, और माइनस ये 0.2 माइनस करना पड़ेगा, 0.2। देख लेते कितना आ रहा है, ये ऐसे आएगा 0.0888। अब 4/45 इतना होता है, 4/45, हाँ 0.888 ऐसा ही होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 4 का ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं 4 का ऑप्शन ए। 4 का ऑप्शन ए आंसर है। अच्छा हम लोग कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं? हाँ सी कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आंसर भी एक बार चेक कर लिया, वैसे तो सही हो रहा है, हम लोग आंसर खुद भी चेक कर सकते हैं। 1/4, 1/3। अच्छा फिफ्थ नंबर का देखो, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, ये सॉल्व करके देने बोला है। 4/x माइनस
5/y x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 3/10। हम लोग इस पे चेक करके देखें, ये आसान होगा। ये इस पे जो सेटिस्फाई करेगा वही वाला इस पे चेक कर लेंगे, ठीक है। 3xy, तो ये 5 × 2 10, 10 × 3, इधर कितना हो जाएगा 30। फर्स्ट ऑप्शन अगर लेते हैं तो इधर हो जाएगा 30, इधर भी 30 होना चाहिए। 10 × y - x मतलब 2 - 5, यानी ये 10 × -3, 30 तो हो रहा है बट -30 हो जा रहा है। इसका मतलब 5,2 नहीं होगा, ठीक है। 5,2 नहीं होगा तो फिर कौन सा होगा? क्या ये हो सकता है -2 -5? देखते हैं। 3 × 2 6, 6 × 5 30, ये भी +30 हो जा रहा है। देखो ये वाला भी 30 हो जाएगा। और इधर 10 × y मतलब -5 और x का मतलब है -2। अगेन यहाँ पर प्लस माइनस का प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 + 2 यानी -3, -30 हो जाएगा, जबकि इधर 30 आ रहा है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये इस पे हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है देखो, या फिर लास्ट वाला भी हो सकता है। देखते हैं। 3xy, तो 3 × 2 6, 6 × -5 -30, और ये हो जाएगा 10 × -y - x, तो ये कितना हो जाएगा 7। नहीं, ये नहीं होगा, लास्ट वाला ही होगा, है ना। लास्ट वाला ही हो रहा है, देखो ये वाला होगा। 2 × 5 × 2 मतलब ये 30 हो गया, 3 2 5, और इधर हो गया 10 × 5 - 2 यानी कि 30, ठीक है। इधर भी 30 हो गया। अब इस पे चेक करने का जरूरत ही क्या है, क्योंकि देखो बाकी सारे ऑप्शन से। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस मैम। अच्छा, नहीं मुझे ऐसा लगा कि आवाज कट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब क्या दोबारा चेक करने का जरूरत है? क्योंकि ये सारे ऑप्शन अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शंस होंगे ही नहीं। यानी डी इसमें सेटिस्फाई कर रहा है तो कंफर्म है कि इसमें भी करेगा, ठीक है। तो इसको दोबारा देखने का कोई मतलब नहीं बनता है एग्जाम टाइम में। एटलीस्ट अभी अगर देखना चाहो तो एक बार देख सकते हैं अपने तसल्ली के लिए, लेकिन तसल्ली का भी कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ये सब अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आंसर कैसे होगा? दोनों में सेटिस्फाई होना चाहिए ना। फिर भी एक बार देख लो, देखना चाहते हो तो 4/2 -5/5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 - 1, यानी इधर 1 हो जाएगा। और इधर देखो x + y मतलब 7, और ये 5 × 2 कितना हो गया 10 प्लस 3/10, तो ये हो गया 10 लेने से 7 + 3 10, 10 10 कैंसिल आउट होके 1 हो गया। तो दोनों साइड सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो 2,5, फिफ्थ का ऑप्शन डी 2,5, 2,5। अच्छा, सिक्स्थ नंबर देखो, द पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये दिया है कौन सा पेयर जो है सेटिस्फाई करेगा। ये है x + 5y, 36 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देखते हैं 36 कैसे होगा। अगर ये ले लेते हैं तो 16 + 4 × 5 20, हाँ इससे 36 तो बन रहा है। इस पे चेक कर लेते हैं। 16 + 4 20 हो गया। 16 - 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 20/12 5/3 होगा। 4 से कैंसिल आउट करो, हाँ 5/3 हो रहा है। मतलब सिक्स का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो ऑप्शन अगर स्टार्टिंग वाला मिल जाता है ना तो काफी जल्दी हो जाएगा। अगर लास्ट वाला ऑप्शन होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। सिक्स का ए हो जाएगा, ये तो काफी जल्दी हो गया। सिक्स का ऑप्शन ए हो जाएगा और आंसर है 16,4। तो 1 का बी एक बार चेक कर लेते हैं आंसर के साथ। 2 का सी, 3 का ए, 4 का भी ए, ठीक है। 5 का डी, सी 6 का ए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर 7 लिख लेते हैं, यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। 7 का देखो, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई को सॉल्व करना पड़ेगा। तो x - 3y, तो 4 - 36, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा चलो, ये वाला नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 12 - 12, हाँ ये जीरो हो रहा है, इस ऑप्शन से जीरो हो रहा है, बट इससे 20 होगा क्या देख लेते हैं। 12 + 8 कितना हो जाएगा 20, हाँ सॉल्व हो रहा है, ठीक है सॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन बी, x12 और y4, x12 और y4, ठीक है। 7 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 8th नंबर देखते हैं, देखो द साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। साइमल्टेनियस इसीलिए बोला जाता है, दो ऐसा लीनियर इक्वेशन है, कौन सा सोल्यूशन होगा पूछ रहा है।
चलो पहला वाला देखते हैं, -4, तो -4 इंटू 7 28, और ये हो जाएगा +3, तो ये 28 और +3 से 31 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट कर देते हैं। चलो दूसरा देखते हैं, -1, तो -7, और ये हो जाएगा -12, -7 और -12 भी 31 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 इंटू -1 मतलब 28 और +3, हाँ ये हो रहा है। और इस पे भी चेक कर लेते हैं, 4 इंटू 9 36 -1 मतलब -5 ऑफ -1, ठीक है। तो 36 +5, तो ये हो जाएगा 41, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन से दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 4, -1, 8 का सी, 4, -1। 9। अच्छा, नाइन्थ का देखो क्या बोल रहा है, 1.5x प्लस 2.4y इक्वल टू 1.8, और ये बोल रहा है, चेक करते हैं 0.5, इसको ना कैलकुलेटर पे करेंगे क्योंकि पॉइंट पे है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर 1.5, और ये पहला वाला चेक करते हैं, 1.5 इंटू 0.5 कितना हो गया, 0.75, ठीक है। 0.75 प्लस 2.4 इंटू 4.4, 2.4 इंटू 0.4, तो ये हो गया 0.96, 0.96 ऐड करते हैं प्लस 7.75, 1.71 नहीं होगा, ठीक है, इससे नहीं होगा। पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा वाला ऑप्शन से चेक करते, 1.5 इंटू 0.4, 1.5 इंटू 0.4, 0.6 आ रहा है। अच्छा, फिर हो जाएगा 2.4 इंटू 0.5, 1.2 प्लस 0.6, 1.8, हाँ। पहला आंसर तो इससे सेटिस्फाई हुआ, दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर x+1 मतलब 1.4 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 1.4, ये हो गया 3.5, और 7 इंटू 0.5, 7 इंटू 5 35 होता है, तो 3.5 भी आएगा क्योंकि 0.5 है, ठीक है। चेक करके देख लो, 7 इंटू 0.5। मुझे तो टाइम लग रहा है, तुम लोग कैलकुलेटर से और भी जल्दी कर सकते हो, मुझे यहाँ लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो 9 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 9 का आंसर बी हो जाएगा, 0.4, 0.5। बी 0.4, 0.5, और 10th नंबर, ठीक है। अच्छा, 10th चला गया, ये रहा 10th नंबर, यहाँ पर देखो, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 1, 2, -1, -2, 1/2 और 2, ½ 2, 1। अच्छा, ये वाला, ये पहले देखते हैं, 1+2, 2+1 3, 3/3 1 हो गया, और 2 - 1 1, ये वाला, ठीक है। 1 - 2 हो जाएगा क्योंकि ये x है, ये y है, ठीक है। तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, और -2 हो जाने पे ये 3 नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन 1 2 से हो जाना चाहिए। इस पे चेक करते हैं, -1 -2 से चेक करते हैं, ठीक है। अगर -1 लेते हैं और -2 लेते हैं तो -3 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो 3/-3 प्लस 2 ये है x-1 मतलब -1 माइनस ऑफ -2, तो ये हो गया -1 प्लस 2 मतलब 1, ठीक है। तो ये हो गया -1 और ये हो गया +2, तो इसमें भी नहीं होगा। चलो, इसमें भी नहीं होगा, 2, 1 में हो जाएगा शायद, मुझे इतना लग रहा है, देखते हैं, ये बाद में देखेंगे, ये पॉइंट है 2, 1, 2+1 3, 3/3, और 2 - 1 1, 2/1, ठीक है। तो ये हो गया 1+2 यानी कि 3, हाँ इससे हो रहा है। अब इस पे चेक कर लो, ये हो गया 2+1 3, 2/3 प्लस ये हो गया 3/1, x-y मतलब 2 - 1, तो 2/3 कितना होता है, 2/3 जितना भी आ रहा है +3, ठीक है, प्लस +3, तो ये इतना वैल्यू आ रहा है, 3.666 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इधर चेक कर लेते हैं कि 3 and 2/3 कितना होता है, 3 3 9 10 11/3 होता है, 11/3 में भी 3.66 आएगा कि नहीं। हाँ देखो, उतना ही आ रहा है, 3.666, ठीक है, जो पहले आया था, इसका मतलब ये वाले ऑप्शन से सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो डी, ठीक है, 10th का डी हो जाएगा, 2, 1।
तो ये थोड़ा सा बोल सकते हो बोरिंग जैसा है, जो भी हो है तो करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, हम लोग को फिर से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सेटिस्फाई होगा ऑप्शन। एक्सरसाइज डी। अच्छा देखो यहाँ पर बोला है 1.5, 3.6 और ये कुछ ऑप्शंस दे रखा है, चेक करेंगे कैलकुलेटर से चेक करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना बोला है 1.5 इंटू 0.2, तो ये 0.3 हो गया, और 3.6 इंटू 0.5, 3.6 इंटू 0.5, तो ये हो गया 1.8, 1.8 और ये था 0.3, तो दोनों ऐड करके 2.1, 2.1। हाँ हो तो रहा है, पहला वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा वाला भी चेक करते हैं। 2 पॉइंट ये हो गया एक्स, एक्स मतलब 0.2, 1.2 इंटू 2.5, 1.2 इंटू 2.5, तो ये हो गया हम लोग का 3। ठीक है, और यहाँ पर 6 इंटू 0.5, तो 6 इंटू 0.5 30, मतलब 0.0 हट जाएगा, 3 ही होगा। इसका मतलब एक्सरसाइज डी का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज डी का 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, x/5 y/6 प्लस 1 इक्वल टू ये बोल रखा है। ठीक है, मतलब ये देखो, ये इक्वेशन इक्वल ये इक्वेशन इक्वल 28, मतलब इसको हम लोग अगर इसको स्प्लिट करें तो ये इक्वेशन इक्वल टू 28 और ये वाला इक्वेशन इक्वल टू 28। हम लोग चाहे तो ऐसे भी स्प्लिट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, इस पे पहले चेक करते हैं, इस पे कौन से वैल्यू से 28 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 6 पुट कर देंगे और यहाँ 9 पुट करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 6/6 1 हो जाएगा, क्यों? लेकिन 9/5 जो है पॉइंट में आएगा, जबकि हमारा 28 चाहिए, तो ये नहीं होगा। 9/6 से भी मुझे लगता है पॉइंट में आ जाएगा। हम लोग ये वाला चेक करके देख सकते हैं, 60 यानी कि 10 हो जाएगा, और 90, 90 मतलब कितना हो जाएगा? 90 डिवाइडेड बाई 5 करके देख लेते हैं। ये हो गया 18। ठीक है, ये 18 हो रहा है, तो 18 प्लस 10 28 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो और भी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का, ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये देख लो, x/5 मतलब 60/5 मतलब 12, 60/5 मतलब 12, और 90/6 15। ठीक है, 15 प्लस 1 इक्वल टू 28 होना चाहिए, तो 10 20 20 और ये 28 हो गया, 5 प्लस 2 7 और 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 60 और 90, 2 का ऑप्शन सी, 2 का ऑप्शन सी, 3। यहाँ पर देखते हैं फिर से, अब एक्स वाई जेड भी आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा ज्यादा हो जाएगा। 4/4 1, 3/3 1, 2/2 1, हमें ये पूरा इक्वेशन इक्वल इक्वल बोल रखा है। एक चीज देखो, ये इसमें ही इक्वल होना पॉसिबल है, 2/4 और 3/3 और 4/2 ये नहीं होगा। क्यों? देखो, ये जब इसमें पुट करोगे तो ये 2/4 जितना आ रहा है, 3/3 तो 1 हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस पे भी नहीं करेगा। ठीक है, 3/4 4/3 का वैल्यू एक जैसा नहीं हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी में बोला है 4 2 3, ये भी नहीं होगा, यही वाला होगा। ठीक है, बाकी मुझे दिख रहा है क्लियरली कि ये वाला सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो इस पे होके फायदा नहीं है, दोनों पे होना चाहिए। अब इसको इस पे चेक कर लो तसल्ली के लिए। 4 × 7 28, प्लस 3 × 8 24, प्लस 5 × 2 10, मतलब 20 20 40 और 10 50 50, और यहाँ पर हो गया 8 और 4 12, 50 मतलब 62। ठीक है, ये देखो 62 हो जाएगा, मतलब 4 3 2, 3 का ऑप्शन ए, 3 का ए। ठीक है, 3 का ए हो गया। हम्म, अब हम लोग फोर्थ वाला चेक करते हैं। यहाँ पर भी z है, देखो यहाँ पर 20, ये 40, ये 24, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई मतलब 60 इंटू 120। ठीक है, यहाँ पर लिखे 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाई हमें करना है 180। 40 आ रहा है, नहीं होगा क्योंकि ये 20 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा ऑप्शन चेक करें, 60 इंटू 30 मतलब 1800। अच्छा 60 प्लस 30 90, ये 20 आ रहा है। ठीक है, इस पे सेटिस्फाई हो रहा है। इस पे चेक करते हैं, y इंटू जेड। ठीक है, मतलब 30 इंटू 120, और y प्लस जेड मतलब 150।
24 नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये बी भी नहीं होगा, 4 का बी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेटिस्फाई हुआ बट इसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ। मुझे तो वही 30 एक बार चेक कर ले फिर से, सही लिखा कि नहीं मैंने। यहाँ पर y इंटू जेड मतलब 120 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 30। हाँ 24 हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हुआ। इस पे देखे 30 और 120। अच्छा पहले इस पे चेक कर लेते, 30 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 150 यानी 24 नहीं हो रहा है। ये पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये वैल्यू होगा जो सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 30 इंटू 60 मतलब 1800 डिवाइडेड बाई 90 20 हुआ। दूसरा वाला चेक करते 40 y इंटू जेड मतलब 60 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 180 40। अच्छा फिर ये जेड एक्स का चेक कर लेते 30 इंटू 120 हो तो जाएगा क्योंकि बाकी तीन तो नहीं हुआ। और ये 30 प्लस 120 मतलब 150 24 हो गया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है, डी 4 का डी, जो सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा 4 का ऑप्शन डी हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 5। 5 में क्या बोला है, यहाँ पर देखते हैं जीरो होना चाहिए, ठीक है, जीरो होना चाहिए। तो ये सब जीरो पुट करने से तो जीरो हो ही जाएगा। यहाँ पर भी जीरो पुट करने से जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो पुट करने से जीरो हो जाएगा, तो मुझे तो यही लग रहा है, ठीक है। ये देखो अगर हम लोग सब में जीरो जीरो वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब ये पुट करने से होगा, बाकी में नहीं होगा। अगर चाहो तो चेक करके देख सकते हो कैसे, देखो यहाँ पर 1 -1 और 1 है, इसमें ही पुट करके देखो। पहला वाला 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, 4 इंटू 1 +4 हो जाएगा, तो -1 +4 ये हो गया 3, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इस पे चेक करके देख लो, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6 और -4 ये भी नहीं होगा। और इस पे भी चेक करके देख लो, 3 इंटू 10 30 प्लस ये हो गया 32 माइनस और माइनस में ये 6 हो जाएगा, ये तो प्लस में आ रहा है, ये भी नहीं होगा। लास्ट बचा और एक, इस पे भी चेक करके चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। ये वाला 10 मतलब 1 लेने से 2 हो जाएगा, जीरो ये जीरो हो जाएगा और ये हो गया 8, तो ये भी नहीं होगा, ये 10 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का पहला ऑप्शन से ही टैली हो गया था 5 का ए, 5 का ए जहां पर सारे ऑप्शंस में जीरो है, 5 का ए हो जाएगा। 6 का देखते हैं नेक्स्ट। 1/3 x + y ऐसे दे रखा है, चलो इस पे चेक करके देखते हैं। x + y मतलब 1/3 इंटू 9 + 4 13, ठीक है, प्लस 2 इंटू जेड मतलब 5, ठीक है। ये 21 आना पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पॉइंट आ जाएगा 13/3, तो हम इस ऑप्शन को हटा देते हैं, ठीक है, हम ये ऑप्शन में और ट्राई नहीं करेंगे। अच्छा अब ये वाला देखते हैं 295, तो 2 + 9 कितना हो जाएगा 11, 1/3 इंटू 11 अगेन ये पॉइंट में आएगा, तो 21 आना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब बचा ये ऑप्शन 24 और 9, 24 + 9 कितना हो जाएगा, 24 + 9 हो जाएगा 33, ठीक है। ये देखो 1/3 इंटू 33 हो जाएगा। अच्छा प्लस 2 इंटू जेड मतलब 10, तो 11 + 10 ये हो रहा है 21। इससे पहला वाला आंसर तो टैली हुआ। अब सेकेंड और थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड और थर्ड वाला भी चेक करते हैं, तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 24, ठीक है, तो ये 72 हो गया। माइनस हाफ इंटू वाई प्लस जेड मतलब 9 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 72 माइनस हाफ इंटू 14, 72 माइनस 7, चेक करते हैं 72 माइनस 7 कितना होगा 65, टैली तो हो रहा है। अच्छा और दूसरा वाला और लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, तीसरा वाला 24 प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस वाई मतलब 24 + 9 -5, देखते हैं कितना होता है 24 प्लस हाफ इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 + 9 -5 28 हो जाएगा, ठीक है 28, तो 24 + 14 38, हाँ ये टैली हो रहा है। इसका मतलब यही होगा, देखो इसका ही थोड़ा सा अलग से, मतलब यहाँ एक्स का वैल्यू ये वाई का है ये जेड का, इसका मतलब ऐसे करके नहीं होगा, ठीक है। कोई भी एक ही आंसर होता है, दो दो आंसर तो होगा नहीं, तो इसका मतलब 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन सी हो गया। अच्छा अब 7, 7 का चेक करते हैं 4/x, यहाँ पर इस पे चेक करते हैं पहले 4/2 मतलब 2
माइनस 5/y मतलब 5/5 1, मतलब ये 1 हो गया। इधर देखते हैं x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा 5 + 2 7, 5 × 2 10 प्लस 3/10, ठीक है। तो ये और ये इक्वल बोला है, तो ये और ये इक्वल ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10/10 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये है 3xy, 3 × 2 × 5, तो ये हो गया 30, और इधर 10 × 5 - 2 मतलब 10 × 3 30। एक्चुअली ये ना एक इक्वल होगा, यहाँ पर ये मिसिंग है। ये इक्वेशन इक्वल दिस इक्वेशन इक्वल दिस इक्वेशन, मतलब तीनों इक्वेशन का वैल्यू एक ही होना चाहिए, तीनों इक्वेशन का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन ए होगा, 7 का आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा 2,5। इसी से टैली हो रहा है, बाकी किसी से भी नहीं होगा। 7 का ए हो गया। 8, 8 का देखते हैं क्या बोला है, ये वाला, ठीक है। पहले हम 1 पुट कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 0.01, तो ये हो गया 100, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 100 प्लस y प्लस 0.03 मतलब 2 प्लस 0.03, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.05, 0.05, तो ये आ रहा है 40.6 आ रहा है, ठीक है। ये 2 होना चाहिए, क्योंकि दिस इक्वेशन इक्वल टू, तो ये दोनों टोटल करके 2 तो आना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब 8 का ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01, ये हो गया 10, ठीक है, ये 10 हो गया। अच्छा, 0.2, 0.2 प्लस 0.03, 0.23 डिवाइडेड बाई 0.05, ये भी पॉसिबल नहीं है कि 1 आ जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो 1 बोल रहा है, 2 आ जाए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी से चेक करें, 0.01, तो ये 1 हो जाएगा, 0.01 बाई 0.01 1 हो गया। अच्छा, 0.02 ये हो जाएगा, ये देखो 0.02 प्लस 0.03, 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 1 हो गया, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यही वाला हम लोग इस पे भी फॉलो करते हैं, 0.02 डिवाइडेड बाई 0.02 मतलब 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, प्लस यहाँ पर x का वैल्यू 0.01, 0.01 प्लस 0.03 मतलब 0.04 डिवाइडेड बाई 0.04, ठीक है। तो ये हो गया अगेन 1, 1 + 1 2 मतलब 8 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन सी हो गया। 9, 9th नंबर देखते हैं। देखो यहाँ पर 110 होना चाहिए, पहला ये चेक करते हैं 110 कैसे आएगा। तो x इंटू वाई, 12 इंटू 11, और y माइनस एक्स मतलब 11 माइनस 12, तो 11 माइनस 12 करने से तो माइनस में आंसर आएगा, जबकि ये प्लस में है, तो ये चेक करना बेकार है, ठीक है। 9 का ए चेक करना बेकार है, क्योंकि नीचे y माइनस एक्स जब भी होगा माइनस में आंसर आएगा, जबकि हम लोग का 110 प्लस में है, ठीक है। अच्छा, बी वाले में भी देखते हैं, अगर y माइनस एक्स करते, चलो ये पॉजिटिव आ जाएगा, 10 इंटू 11 मतलब 110, और 11 माइनस 10 मतलब 1 हो गया, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन बाकी भी होना चाहिए। y इंटू जेड यानी 12 इंटू 11, और z माइनस वाई मतलब 12 माइनस 11 1 हो जाएगा, और 12 और 11 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 132 होगा। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये वाला भी चेक करना चाहिए हम लोग को। z इंटू एक्स मतलब 12 इंटू 10 120, z प्लस एक्स मतलब हो जाएगा 22, ठीक है। तो 120 डिवाइडेड बाई 22, क्या ये वैल्यू आ जाएगा, हाँ आ तो रहा है, 60/11, तो 9 का ऑप्शन बी हो रहा है, ठीक है। 9 का ऑप्शन बी हो रहा है, सब में सेटिस्फाई हुआ, 9 का ऑप्शन बी हो रहा है, ठीक है। चलो 9 का बी लिख लेते हैं, 9 का बी हो जाएगा। हम्म, और एक बच्चा है ना 10, 10 वाला भी देख लेते हैं, ये देखो
यहाँ पर है ये जीरो 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 होना चाहिए यहाँ पर, तो जीरो जीरो किससे होगा? ये है 3 into 1 करेंगे तो 3 -12 और प्लस यहाँ पर हो जाए, नहीं ये तो जीरो आने से रहा इतने वैल्यूज से। अच्छा ये 173 चेक करते, 3 -28 प्लस, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि 70 into z है ना। तो हम लोग ये वाला देख सकते हैं क्योंकि 7 z का वैल्यू कम होने से ही जीरो आने का चांसेस है, क्योंकि इधर एक्स वाई का वैल्यू कम कम दे रखा है ना, इससे चेक करें। -30 माइनस यहाँ पर 10 into -40 -4 मतलब -40 +70, ठीक है। तो ये हो रहा है जीरो। अच्छा ये इस पे भी चेक करते हैं, 2 into -10 -20, 3 into +10 मतलब 30 और -10, तो ये कितना हो जाएगा? ये कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएगा। अब ये चेक करते हैं, -10 +20 प्लस ये हो गया 3, चेक करते कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 +3 13, हाँ ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है। देखो क्यों मैंने ऐसे यहाँ पर चेक किया डायरेक्ट, देखो ये 1 है ये 3 है और ये पीछे का वैल्यू 7 है और वैसे भी ये 70 है, तो ये एडिशन या मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जीरो आने का चांसेस काफी कम है। चाहो तो पूरा चेक करके देख सकते हो, तो डी से आंसर टैली हो जाएगा। तो 10 का आंसर हो गया हम लोगों का डी, ठीक है। 10 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है चलो, अब ये छोटा छोटा क्वेश्चंस तो गया, अब हम लोग जो है दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स जो है लैंग्वेज में दिए हुए रहेंगे, हमें करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर बोला है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर 2 से इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर बाय 1, इट बिकम्स 1। देखो यहाँ पर कर रखा है, हम लोग मान लेते हैं क्योंकि हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो वेरिएबल होगा, एक एक्स होगा एक वाई होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन हम लोग मान लेते हैं कि x बाई वाई है, ठीक है। x हो जाएगा न्यूमरेटर, y डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाई 2, अगर हम लोग इसको 2 से इंक्रीज कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि फ्रैक्शन बन जाएगा 1, फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। अगेन इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाई 4 एंड डिनोमिनेटर बाई 2, देन इट बिकम्स हाफ। यही वाला इक्वेशन करके रखा है। अब ये इक्वेशन हमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इसको रेडी करने आना चाहिए, या फिर हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, वहां से भी इस तरह का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो मैंने एक आइडिया दे दिया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर किस तरह से कर सकते हैं, वैसे हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था, ठीक है। सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, अगेन हमारे पास ऑप्शन रहेगा, हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो और एक क्वेश्चन, द एज ऑफ ए मैन इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन एंड 5 years hence his age will be double the sum of their ages, find the present age of the man। ठीक है, ये देखो हम लोग मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज एक्स, ठीक है। और ये देखो सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ द टू सन, मतलब दो लड़के का एज का टोटल है वाई, ठीक है। तो सम ऑफ सन एज ऑफ सन, ठीक है, कितना हो जाएगा वाई। अब यहाँ पर क्या बोला है, द एज ऑफ ए मैन इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ इज टू सन, ठीक है। तो ये जो एक्स है ये इसका 3 गुना है, मतलब ये कितना हो जाएगा, इनका इनके जो पेरेंट्स है, मतलब इनके जो पेरेंट नहीं है, इनका यहाँ पर एक एक मैन का बात बोल रहा है, ठीक है, जो इनके क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। फादर का एज उनके दो बच्चों के एज का टोटल का 3 गुना है, ठीक है। मतलब x = 3y हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है कि हेंस 5 years hence, 5 साल बाद, his age will be double the sum of their ages। तो 5 साल बाद ये इनका एज कितना हो जाएगा, x + 5, और 5 साल बाद बच्चों के एज का टोटल कितना हो जाएगा, y +5 + 5। क्यों बताओ, क्योंकि ये दो बच्चों के एज का टोटल है, ठीक है। तो दोनों का एज अगर 5 साल बाद पूछा है, तो पहले वाले बच्चों का एज जो है, बच्चे का एज +5 और एक बच्चों का एज +5, ठीक है। यानी यहाँ पर 5 + 5 होगा। अगर तुम लोग एक बार 5 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर दो बच्चे का एज का टोटल है, दो बच्चे का एज 5 साल बाद कितना होगा, ठीक है। तो दो बच्चा जो भी है उनका एज 5 साल बाद यहाँ पर 5 + 5 करना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा बोल रहा है, ठीक है। तो x + 5 = हो जाएगा 2 × y + 10, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने का जरूरत नहीं होगा, ऑप्शन रहेगा वहां से हम लोग कर सकते हैं। बस हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो है कैलकुलेशन कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है।
ये हो गया सेकेंड। अच्छा थर्ड, यहाँ पर बोला है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट। अच्छा इसका इसका तो इस तरह से देखेंगे नहीं, इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के साथ बहुत ही आसानी से होगा, इसको ऐसे जरूरत नहीं है देखने का। चलो एक्सरसाइज ई आ भी गया, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन मिल भी जाएगा, अभी अभी हम लोगों ने जैसा देखा। चलो एक्सरसाइज ई, एक्सरसाइज ई यहाँ पर चेक करते हैं। मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। ठीक है, बोल रहा है कि 2 पर्सन का मंथली इनकम का रेशियो है 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9 और उनका मंथली एक्सपेंसेस है 7:9। इफ ईच सेव्स 50 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जिन्होंने रेशियो क्लास किया है या फिर अगर क्लासेस देख रहे हो जिनका मिस है, तो वहां पर देख सकते हो ऐसा सेम क्वेश्चन था, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। हमें पूछा है उनका इनकम क्या होगा, तो ये सब में सब ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए। अब इनका इनकम का रेशियो दे दिया है 4:5, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों का रेशियो 4:5 नहीं होता, ये हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये रेशियो 4:5 नहीं होता है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी रेशियो हम लोगों का किसी भी तरह से 4:5 नहीं होगा। यानी ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि इनके इनकम हमें पूछा गया है, इनकम का रेशियो 4:5 है। अब बोला था कि इनका मंथली एक्सपेंसेस का ये रेशियो होगा अगर वो 50 पर मंथ सेव करते हैं। चेक करके देखो, 400 में अगर 50 रुपए सेव होता है तो 450 खर्चा है, सॉरी 350 खर्चा है, और अगर 500 में 50 रुपीज सेव होता है तो 450 का खर्चा है। ठीक है, तो खर्चे का रेशियो कितना हो जाएगा, 350:450। तो यहाँ 0 0 हटा दो, 35:45, 5 से कैंसिल आउट करो, 7:9। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है देख के कर सकते हैं, टाइम बचेगा हमारा। ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन रेशियो में था, यहाँ पर भी दे दिया है। तो एक्सरसाइज ई यहाँ पर लिख ले, एक्सरसाइज ई का वन का वन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, वन का आंसर हम लोग का हो गया, सॉरी डी क्या, वन का आंसर सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, वन का आंसर सी हो जाएगा एक्सरसाइज ई का। अच्छा फिर देखो यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन which is equal to half when both its numerator and denominator are increased by 2, it is equal to 3/4 when both are increased by 12। बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है, ठीक है, which is equal to half, फ्रैक्शन का वैल्यू हाफ हो जाता है अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से हम लोग इंक्रीज करते हैं, मतलब x+2 और y+2। अगर फ्रैक्शन x बाई वाई है, अगर इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से इंक्रीज किया जाता है तो बोल रहा है कि फ्रैक्शन हाफ हो जाता है। और बोला है इट इज इक्वल टू 3/4 इफ बोथ व्हेन बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 12, अगर x+12 और y+12 करते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 3/4। ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है, क्या इसमें हमें सॉल्व करना जरूरी है, नहीं, बिना सॉल्व किए भी कर सकते। कैसे, इसमें ट्राई करो। ठीक है, अगर हम लोग का फ्रैक्शन 3/8 है, इसमें पहले हम लोग 2 और 2 ऐड करते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 10, तो ये हाफ हो जा रहा है। ठीक है, आंसर टैली हो रहा है। अब ये 3/8 में 12 ऐड करो। ठीक है, इन व्हेन बोथ आर इंक्रीज बाय 12, 3/8 में 12 इंक्रीज करते हैं 12 से, तो कितना हो जाएगा, 15, 20। अब इसको देखते हैं ये 3/4 हो रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 3/4। हाँ, तो 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, तो हमारे लिए मैंने बोला था ना, जरूरी नहीं है कि सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 का ऑप्शन ए हो गया। हम लोग ऑप्शन देख के ही चेक कर सकते हैं। 3/8, 2 का ऑप्शन ए हो गया, आंसर है 3/8। ठीक है, और सी, वन का जो सी था इसका आंसर हो जाएगा 300 और 6, नहीं 400 500, कौन सा वाला हुआ था, ये वाला हम लोग का हो गया था, हाँ 400 500, बी, वन का बी होगा। अच्छा मैंने ये सी क्यों लिख दिया, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, मैंने गलती से सी लिख दिया है, वन का बी होगा 300, 400। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3,
देखो इसमें क्या बोला है, द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन। जैसे मैंने बोला था ना ऐसा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन देखो हम लोग ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। द एज ऑफ ए पर्सन, कोई एक पर्सन का एज बोला है, ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन। उनके दो बेटे हैं, ठीक है, ये पर्सन हो गया, इनके दो बेटे हैं, ठीक है। दोनों बेटे का जो भी एज है, इनका भी कुछ एक एज होगा, इनका भी कुछ एक एज होगा। ये दोनों के एज का जो टोटल है, ठीक है, वो बोल रहा है एंड 5 years एगो हिज एज वाज थ्राइस द सम ऑफ देयर एजेस, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन था, ये जो था इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या बोला है, द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन। मतलब इनके दो बच्चों का एज का जो भी टोटल होगा उसका दो गुना है इनका एज, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में दी, ये पहला बात है। फिर बोल रहा है 5 years एगो, 5 साल पहले 3 गुना था, ठीक है। हम लोग चेक करके देखते हैं। यहाँ पर बोला है फाइंड इज प्रेजेंट एज, तो इनका प्रेजेंट एज कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। अब डायरेक्ट इससे हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, हमें इसका इक्वेशन करना पड़ेगा। देखो डायरेक्टली क्यों करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ जो है पर्सन का एज दे रखा है, बच्चों का जो है कुछ ऑप्शन में है नहीं कि हम लोग ऑप्शन देख के डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज। अब लिख के करना इतना डिटेल्स में जरूरी नहीं है, ठीक है, फिर भी एक्स ईयर्स ऑफ द पर्सन, ठीक है, सम ऑफ द एज ऑफ टू सन इज वाई। अब हमारा यहाँ पर बता रखा है कि जो है दो गुना है, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर पेरेंट्स का एज सपोज 50 है, तो बच्चों का एज का जो टोटल है वो 25 होना चाहिए, उसका दो गुना यानी 50 हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल देके समझाया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 5 years एगो इनका एज 3 गुना था, इनका एज और इनके बच्चों का एज का टोटल 3 गुना था। तो 5 years एगो कितना होगा, ये देखो 5 years एगो मैंस एज, बताओ उस पर्सन का एज कितना होगा, 5 साल पहले उस पर्सन का एज कितना रहा होगा, और 5 years एगो सम ऑफ एज ऑफ सन कितना हुआ होगा, बताओ। 5 साल पहले इस पर्सन का एज कितना था, और 5 साल पहले दोनों बच्चों का एज x-5, और ये वाला कितना होगा, y-10, मतलब दो बच्चों का -5, ठीक है। तो y-10, हाँ हाँ बोलो। नो मैम, नथिंग। नहीं, यहाँ पर 3 गुना था, है ना, 3 गुना था, 3 गुना था, तो थ्री थ्री करना पड़ेगा। 5 years एगो इनका एज का जो मतलब कॉम्बिनेशन था ना बच्चों के साथ इनके फादर का, वो कैसे था, 5 years एगो इज एज वाज थ्राइस द सम ऑफ देयर एज। तो कितना हो जाएगा, थ्राइस मतलब x-5 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 3 × y-10। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, x का वैल्यू है 2y पुट कर दो यहाँ पर, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। x के जगह 2y पुट कर दो, 2y-5 इक्वल टू 3y-30। अब ये 3y इधर ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा, -y इक्वल टू -25। तो y का वैल्यू 25 हो गया, ठीक है। बाई चांस मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हो जा रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 25 इंटू 2, 50। तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन दे रखा है, किस चीज का आंसर पूछा है, उस पर्सन का एज कितना है, तो पर्सन का प्रेजेंट एज 50 हो जाएगा, 50 ऑप्शन में है, ये देखो 50 ऑप्शन में है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इस केस में ना हम लोग सिर्फ ऑप्शन से कर नहीं सकते थे, तो 3 का डी हो जाएगा। नहीं, डी ने कितना देख लेते हैं, हम शायद गलत लिख रहे हैं, हाँ 3 का डी हो जाएगा ऑप्शन, हाँ 50 years यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर देखो, ए नंबर बिटवीन 10 and 100 इज 5 times द सम ऑफ इट्स डिजिट। बोल रहा है एक नंबर है 10 से लेके 100 के बीच में, बोल रहा है इज 5 times द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब सम ऑफ इट्स डिजिट क्यों बोल रहा है, सोचो 10 से लेके 100 के बीच में जो नंबर होगा वो कितने डिजिट का होगा, पहले ये बताओ। 10 से लेके 100 के बीच का जो नंबर होगा वो कितने डिजिट का होगा, डिजिट मतलब 2 डिजिट, ठीक है।
ये 2 डिजिट वाला नंबर होगा। आगे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, तो ये जो नंबर है ना, जिस नंबर का बात बोला जा रहा है 10 से 100 के बीच में जिस पर्टिकुलर नंबर्स का बात बोला जा रहा है, उस नंबर के डिजिट को टोटल करने से क्या आएगा, 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट होना चाहिए। ठीक है, नंबर जो है, नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू सम ऑफ डिजिट, ये होगा। ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। इफ 19 भी एडेड टू इट द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो बोल रहा है इस नंबर में अगर हम लोग 19 को ऐड कर देते हैं तो डिजिट रिवर्स्ड हो जाएगा। ये दो कंडीशन बोल रखा है। तो हम लोग सेकेंड वाले कंडीशन से इजीली हमारा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरा नंबर 54 है, ठीक है, इसमें अगर 19 ऐड कर दोगे, क्या डिजिट रिवर्स हो रहा है, चेक करो, कैलकुलेटर पे चेक करो ना। 54 प्लस 19 73। तो 54 का रिवर्स तो 45 होगा, ये 73 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। चलो 53 में ऐड करके देखो, 53 में 19 चेक करके देखो तुम लोग, 72 नहीं, ये भी नहीं होगा। चलो 45 में 19 ऐड करो, 64 नहीं हो रहा है। 55 में, ओ 19 क्या 9, हम 19 ऐड कर रहे, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे। मैंने सारे जगह पे 19 ऐड करके चेक, सी होगा। सी होगा ना। अच्छा ये देखो 45 प्लस 9 होना चाहिए, हम 19 ऐड करें, हाँ 45, और ये देखो 54 हो गया ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा हम लोग का 45। क्योंकि 45 में अगर 9 ऐड करोगे, मैंने बाई चांस पता नहीं क्यों यहाँ पर 19 लिख दिया, हर जगह पे 19 ही करने लग गए। यहाँ पर ये देखो 45 में 9 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 54, डिजिट रिवर्स हो गया। और ये भी चेक करो, नंबर अगर मेरा 45 है और 5 इंटू सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब 5 प्लस 4 है ना, सॉरी मेरा नंबर तो 45 है, चलो 4 प्लस 5 एक ही बात है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 9 हो गया, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी हमारा सेटिस्फाई किया ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से चेक करके देख सकते हैं। फिर फिफ्थ नंबर का देखो क्या बोल रहा है, द वेजेस ऑफ 8 मेन एंड 6 बॉयज अमाउंट टू 33। बोल रहा है कि 8 लोग और 6 बच्चों को जो वेजेस दिया जा रहा है वो टोटल, अमाउंट टू का मतलब क्या होता है, टोटल होता है। टोटल कितना है 33। इफ 4 men earn 4.50 more than 5 boys, determine the wages of each man and boy। एक एक मैन और एक एक बॉय का हमें यहाँ पर वेजेस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो हम लोग इसको भी ऑप्शन से देख सकते हैं। अगर एक मैन को इतना मिलता है, एक बॉय को इतना मिलता है, पहला हमें क्या बोला है, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट देखो, यहाँ पर बोल रहा है 4 men earn 4.50 more than 5 boys। अच्छा चलो हम लोग कोई भी एक तरह से देख सकते हैं, 8 लोगों को कितना मिलेगा, अगर एक लोगों को 1.5 मिल रहा है, ये एक का ही है, कैसे पता चला, क्योंकि हमें बोला था डिटरमाइन द वेजेस ऑफ ईच, ईच मतलब एक एक जन, एक एक मैन और एक एक बॉय का। इसका मतलब ये सारे ऑप्शन एक मैन और एक बॉय का ही दे रखा है। तो 1.50 अगर एक जन का है तो 8 जन का कितना होगा, क्योंकि पहले मैन का बात है फिर बॉय का बात है। तो अगर 3 रुपए एक बॉय को मिल रहा है तो 6 बॉय को कितना मिलेगा 18। और ये देखो 1.5 इंटू 8 कर लो, कितना हो गया 12। तो 12 प्लस 18 ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 30, जबकि इनका टोटल 33 है। 8 मेन और 8 मेन और 6 बॉय को 33 दिया जाता है, तो फिर ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो रहा है। चलो बी से चेक करें, 3 इंटू 8 कितना हो गया 24, 6 इंटू 1.5, 6 इंटू 1.5, मैम 9। हाँ बोलो, 9 हो रहा है ना। अच्छा 33 ये तो हो रहा है टैली, ठीक है, इससे हो रहा है, बी से हो रहा है हम लोगों का। इस तरह से अगर एक एक पर्सन को मिल रहा है तो 8 मैन और 6 बॉय का ये टोटल 33 हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन भी चेक कर ले, 4 मैन का अर्निंग बोल रहा है 4.5 रुपए ज्यादा होगा 5 बॉय के अर्निंग से। चेक करते 4 मैन को कितना मिलेगा 12 रुपीज, ठीक है, और 5 बॉय को कितना मिलेगा 1.5 इंटू 5 कर लो, देखो कितना आता है 7.5। मतलब एक बार चेक कर ले रहे सही हो रहा है कि नहीं। 7.5 माइनस 12 कर लेते हैं, ठीक है, कितना हो गया 4.5, ठीक है। तो 4.5 रुपए ज्यादा ही मिल रहा है, तो ऑप्शन बी ही होगा, कंफर्म हो गया 5 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा 5 का ऑप्शन बी मतलब हम लोगों का 3 और 1.5। अच्छा सिक्स्थ नंबर देखते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या बोला है,
A number consisting of 2 digits is 4 times the sum of its digit and if 27 added to the digits are reversed. वैसे ही क्वेश्चन बोला है, बताओ क्या होगा? बोलो, ये तुम लोग खुद चेक करके बोलो, हम तो सारा चीज बोले ही जा रहे हैं। तुम लोग बताओ, 27 से चेक करो ना, 27 ऐड करने से डिजिट रिवर्स हो जाए। 36, अच्छा 36 प्लस 27 करने से 63 होना चाहिए, हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 36 सी, सिक्स का सी हो जाएगा 36, ठीक है। 63 हो जाएगा। और वैसे भी ये जो है 2 डिजिट 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो सम ऑफ इट्स डिजिट 3 प्लस 6, ये भी देख लो 9, 9 का 4 टाइम्स करने से वही वाला नंबर आ जाता है, वही बोला था, ठीक है। थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट देखो, सेवेंथ में क्या बोला है, सेवेंथ नंबर में बोल रहा है of two numbers, 1/5 of the greater is equal to 1/3 of the smaller and their sum is 16, the number are। तो 16 बोला है, दो नंबर्स का सम 16 बोला है, ये सबसे आसान तरीका है आइडेंटिफाई करने का। लेकिन यहाँ पर देखो, ये भी 16 होगा, ये भी 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा और 9 + 7 भी 16 हो जाएगा, तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमें यही वाला पॉइंट को समझना पड़ेगा। 1/5 ऑफ द ग्रेटर, ग्रेटर इसमें से कौन सा है, 10 है, ग्रेटर मतलब जो नंबर बड़ा है, ठीक है। अब ये एक एक ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, 10 का 1/5 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1/5, ये हो गया 2, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर का 1/3 कर लो, हाँ 2, तो ये दोनों तो इक्वल हो रहा है, इसका मतलब यही वाला होगा, बाकी सब में नहीं होगा, चेक करके देख सकते हो। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा, बाकी का नहीं होगा, चेक करके देख सकते हो, 7 का ऑप्शन ए। 7 का ऑप्शन ए 6,10। अच्छा, फिर देखते हैं 8th नंबर में क्या बोला है, देखो 8th नंबर में बोला है y is older than x by 7 years, 15 years back x's age was 3/4 of y's age, they are present age। बोल रहा है कि y is older than x by 7 years। अच्छा, तो y और x में एज का गैप है 7, अगर इससे हम लोग चेक करना चाहें ना तो सारे जगह पे तुम लोग को गैप 7 ही दिखेगा। देखो 50-43 का गैप 7, 40-47 का गैप जो है 7 है, लेकिन y इज ओल्डर बोला है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर x ओल्डर हो रहा है ना, ये दोनों में y ओल्डर है, ये भी y ओल्डर है, ये भी y ओल्डर है, ठीक है। तो ये 43 और 36 का गैप भी 7 आता है, तो इसे भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। 50 और 43 का गैप भी हम लोग का 7 आएगा, इससे भी 50 और 43, तो ठीक है, ये ऑप्शन कट हो जाता है, लेकिन बाकी सबसे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब बोल रहा है 15 ईयर्स बैक, 15 साल पहले एक्स का एज जो था वो 3/4 ऑफ वाइज एज था, ठीक है। तो हम लोग पहला ऑप्शन के साथ चेक करते हैं, 15 साल पहले एक्स का एज कितना रहा होगा, 36 माइनस 15, तो एक्स का एज 15 साल पहले 21, तो बोल रहा है कि 15 ईयर्स बैक एक्सेस एज वाज 3/4 ऑफ वाइज एज। अच्छा, तो वाई का भी 15 साल पहले कितना एज रहा होगा, 28, ठीक है। y का 15 साल पहले एज रहा होगा 28, बोल रहा है कि 15 साल पहले x का एज था y के एज का 3/4, तो चेक करते हैं, हाँ टैली तो हो रहा है, ये हो जाएगा y के एज का 3/4, मतलब 28 इंटू 3/4 7 हो गया, 7 इंटू 3 21 हो गया, 21 मैच हो गया, तो 8 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। चलो, पहले वाले ऑप्शन से हो गया, अच्छा बात है, 8 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, इसका मतलब बाकी सबसे टैली नहीं होगा, ठीक है। तो 8 का आंसर ए हो जाएगा। 8 का ए मतलब x का 36 और y का 43। अच्छा, 9th नंबर देखो क्या बोल रहा है, the sum of the digits of a 3-digit number is 12, if the digits are reversed, अगर digit reversed हो जाएगा, the number is increased by 495, but reversing only of the tens and unit digit increase the number by 36, the number is, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बोला है, देखो पहला बात है कि 3 डिजिट नंबर है, जिसका हर एक डिजिट का मतलब 3 डिजिट का सम करने से 12 होना चाहिए, तो 7 + 3 10 + 2 12, यहाँ पर भी हो रहा है 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, तो सिर्फ इससे चेक नहीं कर सकते, आगे पढ़ना चाहिए। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, तो 3
27 को रिवर्स करो, मतलब 723, इफ डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 495, मतलब ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर में डिफरेंस 495 का होना चाहिए। चेक करें, रिवर्स नंबर है 723 और ओरिजिनल नंबर है 327 और इसका गैप 495 होना चाहिए, नहीं हो रहा है, 396 हो रहा है, मतलब 9 का ए नहीं होगा। चलो 9 का हम लोग बी पे चेक करते हैं, सेम कंसेप्ट। 3 मैम सी का होगा। सी का होगा, चलो सी पे चेक कर लेते, फिर सी का होगा तो 237 और 732, गैप गैप चेक कर ले, 732 और 237, तो ये हो गया 495। अच्छा, अब लेके और एक पॉइंट भी बोला, ये भी समझा देते, बट रिवर्सिंग ओनली ऑफ द टेंस एंड यूनिट डिजिट, टेंस और यूनिट, ये यूनिट है ये 10 है, अगर ये दो डिजिट को हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, मतलब 237 को अगर हम लोग 273 करेंगे, सिर्फ अगर ये दो डिजिट को हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, इंक्रीजेस द नंबर बाय 36, देन ओरिजिनल नंबर और इसमें 36 का डिफरेंस होना चाहिए, 36 ही होगा, देख लो 273 माइनस 237, ठीक है 36। तो कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए हमें क्या पॉइंट बोला था, तो यहाँ पर हो गया सी, 9 का सी, मतलब 237, 237। 10th यहाँ पर क्या बोला है, two numbers are such that twice the greater number exceed twice the smaller one by 18, अच्छा, and 1/3 of the smaller and 1/5 of the greater number are together 21, the numbers are, अच्छा हम लोग को ये वाला चेक कर ले, 1/3 ऑफ द स्मॉलर मतलब 36 का 1/3, मतलब ये हो गया 3 1 3 3 2 6 और 1/5 ऑफ द ग्रेटर 9, ये दोनों का टोटल हो जाएगा, बोल रहा है 21, हाँ मेरा इससे तो ये वाला सेटिस्फाई हो गया। इसके आगे वाला भी देख ले, टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर का ट्वाइस यानी 45 का ट्वाइस यानी दो गुना एक्सीड्स द स्मॉलर वन बाई 18 होना चाहिए। देख लेते हैं, 45 इंटू 2 90 होता है, 90 होता है, माइनस 36 54 होगा, 54, ये तो नहीं हुआ, 54 तो नहीं हुआ मेरा, बोल रहे 36 का भी ट्वाइस होगा तो। ओ अच्छा, 36 का भी ट्वाइस होना चाहिए, अच्छा। टू नंबर सर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बोला था, मैंने गलत कर दिया ना, ये हो गया 90 72 18, हाँ 18 से हो रहा है, तो यही वाला होगा 10 का ए, 36 और 45, 10 का ए हो जाएगा 36 और 45। अच्छा अब 11, मैम बी का भी तो 45 और 36 है। लेकिन बी का अगर हम लोग देखें इसमें नहीं होगा, देखते हैं, टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर का ट्वाइस 90 exceeds twice the smaller number 72 by 18, हाँ ये तो होगा, और 1/3 ऑफ द स्मॉलर, तब तो इसमें भी हो जाएगा 1/3 ऑफ द स्मॉलर, मतलब और एंड मैम क्वेश्चन में तो ओरिएंटेशन भी नहीं बोला कि ग्रेटर और स्मॉलर नंबर बताओ। हाँ ऐसा भी नहीं बोला, द नंबर्स आर, अच्छा ये शायद मुझे जितना लग रहा है ये ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा, मुझे जितना लग नहीं रहा है ये कंफर्म है कि ऐसा नहीं होगा, देखो क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर हम लोग इसको भी अप्लाई करते हैं ना, 1/3 ऑफ द स्मॉलर और एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर, इनका टुगेदर 21 इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें और इसमें तो कुछ फर्क नहीं है, आगे पीछे लिखा हुआ है बस और कुछ नहीं, तो नंबर्स ही पूछा था, तो ठीक है यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन दोनों ही होगा, ए कॉमा बी, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है, एग्जाम में हमारे पास ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, या फिर क्वेश्चन इस तरह से ही पूछेगा, अगर पूछ लेता कि ग्रेटर और स्मॉलर बताओ, तब हम लोगों को ये ऑप्शन टिक करना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर फिर स्मॉलर बोल रहा है, अगर बोलता स्मॉलर और ग्रेटर बताओ तब हम लोग को ये ऑप्शन टिक करना चाहिए था, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में बोलता ग्रेटर एंड स्मॉलर बताओ, तब हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए था, अगर क्वेश्चन बोलता स्मॉलर और ग्रेटर बताओ तब हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए था, लेकिन हमें बोला सिर्फ नंबर बताओ, उस हिसाब से दो ऑप्शन ही हमारा सही होगा, ठीक है, सही बोल रहे हो, दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ये प्रैक्टिस के कारण यहाँ पर आ गया है, इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन दोनों ही होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में हमारे पास या तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा या फिर हमारा पर्टिकुलर एक ही ऑप्शन रहेगा इस तरह से, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो 10 का अभी फिलहाल हम दोनों ही लिख देते हैं, ए कॉमा बी दोनों ही सही आंसर है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बोला है कि ग्रेटर स्मॉलर बताओ, अगर बता देता तो उस तरह से आंसर देते।
अच्छा 11 का देखो, द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन फॉर ए सर्टेन कॉमोडिटी ये बोला है, ठीक है। पी, पी मतलब क्या होता है, प्राइस होता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, प्राइस का वैल्यू ये बता दिया इक्वेशन के साथ। वेयर पी इज द मार्केट प्राइस, ठीक है। वैसे भी पी मार्केट प्राइस ही होता है, क्यू जो है वो क्वांटिटी है, देन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी आर। तो कौन सा प्राइस क्वांटिटी इक्विलिब्रियम करेगा इक्वेशन को, ठीक है। मतलब ये प्राइस का वैल्यू दे रखा है, ये क्वांटिटी का दे रखा है, हर एक जगह पे पहला पी वैल्यू है फिर क्यू वैल्यू है। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट कर, हम लोग कोई सा भी पुट करके देख सकते हैं, जो पी और क्यू का वैल्यू ये या फिर ये इक्वेशन कोई भी ले लो जिसको सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। दोनों को ही करना चाहिए, हम लोग कोई में भी ट्राई करके देख सकते हैं। हम पहले इस पे देख लेते हैं, 4 इंटू क्यू, क्यू मतलब 3/4, तो ये हो गया 3 प्लस 7 इंटू 2, यानी 3 प्लस 14, 17 हो जा रहा है, ठीक है। इससे तो ये वाला सेटिस्फाई हुआ, इस पे भी चेक कर ले, ये हो जाएगा 2। और ये हो गया क्यू मतलब 3/4 इंटू 1/3 प्लस 7/4, 3 3 कैंसिल आउट, ये हो गया 8/4 मतलब 2। अच्छा 2 प्लस, और ये 2 प्लस, ये मैंने क्या कर दिया, ये 2 आ रहा है, हाँ ठीक ही तो आया, 2 आ रहा है, और ये पी का वैल्यू 2 था, ठीक है। ये सॉल्व करके मेरा 2 आया था, और ये पी का वैल्यू भी 2 है, तो इसका मतलब 11 का ए हो जाएगा, ठीक है। 11 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल हो जाएगा, जो दे रखा है ना 2,3/4 से इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर हम लोग का प्राइस 2 होता है और क्वांटिटी 3/4 होता है, तो हम लोग का प्राइस और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। चलो इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जो मेन पार्ट आ रहा है इक्वेशन का, ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है तो मेनली इससे आता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे लास्ट में हम लोगों ने टफ टफ किया ना, मतलब जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन कम आता है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, एज ऑफ द पर्सन, इस तरह का आ सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करें तो इसके बारे में मैंने फर्स्ट दिन तुम लोग को थोड़ा सा बताया था। इसका रूट 2 होगा। रूट मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब एक्स का वैल्यू कितना सारा होता है इसमें, दो दो, यानी वैल्यू दो नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दो होता है। और हमेशा एक्स का पावर, एक्स का जो पावर है वो, या फिर इसका डिग्री, जो भी बोलो, ये कितना होगा, ये 2 होगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 होता है। ये देखो क्या लिखा है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये इसका फॉर्म होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेर एक्स इज अ वेरिएबल ए बी सी आर कॉन्स्टेंट विथ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों है वो भी हम बता देते हैं। देखो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जहां पर हम लोगों का एबीसी कांस्टेंट होगा, ये तो हमें पता ही है ना, एबीसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और एक्स और वाई क्या होता है, एक्स एक्स है यहाँ पर, एक्स जो है वो वेरिएबल होगा, ठीक है। x जो है वेरिएबल होगा, और a नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ऐसा क्यों, a नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होगा, क्योंकि अगर a जीरो हो जाता है, सोचो अगर a जीरो हो जाता, यहाँ पर लिख के ही दिखा देते हैं, अगर a जीरो हो जाता तो 0 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये 0 प्लस bx प्लस सी, जीरो, यानी बी एक्स प्लस सी। तो उस केस में ये वाला इक्वेशन तो रहता, बट ये क्वाड्रेटिक नहीं रहता। ये जो है नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का पावर 2 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक्स का पावर 1 हो जाएगा। इसीलिए ए का वैल्यू किसी हालत में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। बी का वैल्यू जीरो होगा तो चलेगा, क्यों चलेगा, अगर बी का वैल्यू जीरो हो जाता है इन दैट केस ये ए एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा, तो भी एक्स का हमारा दो सोल्यूशन आएगा, क्योंकि एक्स का हाईएस्ट पावर हमारा 2 रहेगा। तो बी जीरो होगा चलेगा, लेकिन हम लोग का ए जीरो हो ऐसा नहीं चलेगा। इस कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स का हाईएस्ट पावर क्या होता है, एक्स का हाईएस्ट पावर हम लोगों का 2 होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन बी इक्वल टू जीरो द इक्वेशन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैंने बोला कि बी जीरो होगा तो चलेगा, लेकिन वो हम लोग का हो जाएगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हेन बी नॉट इक्वल टू जीरो द इक्वेशन इज कॉल्ड अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह का हो जाएगा, एक प्योर और एक अफेक्टेड, लिख देते हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह का हो सकता है, एक प्योर और एक अफेक्टेड। प्योर मतलब ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पर बी इक्वल जीरो हो सकता है। ठीक है, बी इक्वल जीरो होगा तभी ये अफेक्टेड होगा। यहाँ पर बी इक्वल टू जीरो तब प्योर होगा, सॉरी बी इक्वल टू जीरो होगा तब प्योर होगा। मैंने ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो हर जगह पे होगा। अच्छा एक मिनट, ए नॉट इक्वल टू जीरो ये हर जगह पे होना चाहिए, चाहे वो प्योर हो चाहे वो इफेक्टेड हो, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं कहलाएगा। लेकिन बी का क्या मैटर हो जाएगा, अगर बी देखो, अगर बी इक्वल जीरो है, बी इक्वल अगर जीरो है तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर बी नॉट इक्वल जीरो है देन ये अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर दिया है 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, पहला बात है ये क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि इसका पावर में x का हाईएस्ट पावर 2 है, और यहाँ पर a नॉट इक्वल टू जीरो है तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और b भी नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब ये अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला देखो, यहाँ पर इसका फॉर्म का अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर भी b का वैल्यू 1 हो रहा है, ये वाला देखो यहाँ पर b का वैल्यू 1 हो रहा है, यहाँ पर c का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अगर b का वैल्यू 1 हो रहा है तो अगेन ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी अफेक्टेड और ये भी अफेक्टेड, क्योंकि यहाँ का b का वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, आगे क्या बोला है देखो, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल से x इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। x को रूट ऑफ द इक्वेशन मतलब x को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन को ही रूट बोला जाता है। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा, रूट मतलब वैल्यू, सोल्यूशन हमेशा दो आएगा, क्वाड्रेटिक है तो दो आएगा, क्यूबिक है तो तीन आएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज गॉट टू रूट्स, वही वाला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और हम लोग जब इक्वेशन स्टार्ट किए थे तब भी मैंने ये वाला पॉइंट बोला था कि रूट का मतलब होता है सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब ये हमें जरूरत नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बताए कैसे करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कुछ फॉर्मूला हमें चाहिए, वो हम बता देते हैं। देखो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। अब हमें क्या करना है देखो, ये वाला, ठीक है, ये लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखना है और सम ऑफ द रूट लिखना है। ठीक है, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वेशन के जो रूट होते हैं उसे बोला जाता है अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे, ये मैथमेटिकली बोला गया है। जैसे अगर तुम लोग एलजेब्रा में कुछ भी करते हो तो एक्स वाई का वैल्यू एज्यूम करते हो ना, एक्स और वाई वैल्यू एज्यूम करते हो, उसी तरह से क्या हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें बताया गया है। ठीक है, कि जो रूट है, रूट को हमें क्या मानना है, रूट को हमें मानना है, एक रूट को अल्फा मानना है और एक रूट को हम लोगों को बीटा मानना है। ठीक है, अल्फा और बीटा। अच्छा देखो, अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा का हम लोग कैसे याद रखेंगे, ये थोड़ा सा तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये अल्फा कमा बीटा हो गया, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सॉरी सॉल्व बोल रहा है, इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, सम ऑफ द रूट को क्या लिखेंगे, सम ऑफ द रूट हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ये देखो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट को हमें लिखना पड़ेगा सी बाई ए, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए और ये हो जाएगा सी बाई ए। बी का यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए यहाँ से मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उससे हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट को लिखना पड़ेगा सी बाई ए, मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स और कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, इस तरह से याद रखने का जरूरत नहीं है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, इस तरह से याद रखोगे तो काफी है। ठीक है, हमें इस तरह से इसको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब
और अल्फा बीटा जो है वो रूट का नाम होता है, मतलब इसका यूज भी बता रहे, रुको इसका यूज भी बता रहे, अल्फा बीटा जो है इसको रूट का नाम जो है अल्फा बीटा होता है नॉर्मली मैथमेटिकली। अभी इसका इससे कोई लिंक नहीं है, हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला सीखे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग एक एक काम करते हैं, एक बार मेथड भी देख लेते हैं, उसके बाद बाकी देखेंगे। मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें एक मेथड इसीलिए सीखना पड़ेगा क्योंकि एक फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी कभी होता है कि हम लोग नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते, तब हमें श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग का दो मेथड होता है नॉर्मली इसमें। मेथड वन होता है ट्रायल एंड एरर, जिसको तुम लोग बोलते हो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये तुम लोग सभी करते हो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। और एक मेथड होता है एक्स इक्वल टू, ये याद रखना पड़ेगा, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। जैसे मुझे हैबिट हो गया है, बोल बोल के याद हो जाता है, वैसे तुम लोग को भी याद हो जाएगा, ठीक है। ये इतना बड़ा फॉर्मूला देख के घबराने का कोई बात नहीं है। हम लोग जब एक ही चीज को बार बार बोलते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो हमारे दिमाग में चला जाता है। तो ये जितना बार बोलोगे लिखोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका इसका यूज देखो, मेथड वन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका लिमिटेशन लिखवा देते हैं। इसका एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? कांट बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप इक्वेशन, ये प्रूव करके दिखा देते हैं, ठीक है। और ये जो है ऑलवेज अप्लाइड इन एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका हम प्रूव अभी दिखा देते हैं तुम लोग को, ठीक है। देखो, जैसे एक इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं एक्स का स्क्वेयर -5x प्लस 6, ठीक है। नॉर्मली अगर ऐसा कोई इक्वेशन होता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे होगा, ये देखो, उसमें क्या किया जाता है, हम लोग पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसमें क्या है 1 है, ठीक है। मुझे नहीं पता तुम लोग इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो क्या बोलते हो, मिडिल टर्म ही बोलना चाहिए, इसे मिडिल टर्म ही बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पहले ए ढूंढेंगे, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, 1 है। कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग का इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसको ए एक्स के स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू 1 आया, ठीक है। और बी का वैल्यू कितना आ गया, -5। सी का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब हम लोग को करना क्या है, हमें देखना है कि ए इंटू सी करने से जितना आएगा, ठीक है, ए इंटू सी करने से हमारा 6 आएगा, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है, सिक्स का वैल्यू सी का वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 1 6 हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 होता है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 1, ये हो गया 6। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है ये फैक्टराइजेशन से ऐड या लेस करके, ठीक है, इस फैक्टराइजेशन को ऐड या लेस करके किस तरह से हमें ये बी मिलेगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन को ऐड या लेस करके किस तरह से हमें बी मिलेगा। अगर हम लोग 2 + 3 करते हैं तो हमें 5 मिल जाएगा, बी का वैल्यू क्या होता है 5, इस तरह से ही करना पड़ता है ना मिडिल टर्म। देखो तुम लोग अगर भूल गए हो तो एक बार देख लो। तो यहाँ पर हो गया 2 + 3 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, 5 के जगह 2 + 3 लिखा। करने का रूल्स क्या है, यहाँ पर देखेंगे x के आगे कितना है, यहाँ देखो 1 था तो फर्क नहीं पड़ा, मान लो यहाँ 2 होता तो 6 इंटू 2 12 करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 6 6 हो गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर देखना पड़ेगा जो भी फैक्टर्स आए उनमें उनको ऐड या लेस करके कैसे हमें b मिल सकता है, ठीक है। अब x का स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, x -2 -3 कॉमन ले लो, x -2। अब यहाँ पर आ जाएगा x -2 इंटू x -3 इक्वल टू 0। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैम ये क्या करवा रही है, ये सब तो हमें पता है, आसान होता है, ठीक है।
आसान है, अभी ये वाला सिखाएंगे ना इसीलिए। तो ये देखो ये निकल के आ गया। अब जैसे मैंने बोला है कि ये जो मेथड है, मेथड 2 जो है वो सभी इक्वेशन में अप्लाई होगा। चलो देखते हैं सभी इक्वेशन में अप्लाई होता है कि नहीं। एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, माइनस बी का वैल्यू कितना है, देखो -5 है, -5 लिख लिया, प्लस माइनस रूट ओवर अब बी का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a मतलब 1, c मतलब 6, तो 1 इंटू 6, अगर माइनस होता ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, 2 इंटू 1 मतलब 2 और 1, तो ये हो गया 5, माइनस माइनस में प्लस 5, प्लस माइनस ये कितना हो गया 25 माइनस 24, मतलब रूट ओवर ऑफ 1, रूट ओवर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस माइनस 1 बाई 2, और इससे 5 प्लस 1 6/2, 5 माइनस 1 4/2, मतलब 3,2 हो गया। मतलब वही चीज बोल रहा है कि x का वैल्यू 3,2 आएगा, चाहे ये मेथड लगा लो चाहे ये मेथड लगा लो, ये दो अलग अलग मेथड है। फिर हम लोग ये वाला क्यों करेंगे, ये क्यों नहीं कर सकते, ये सीखना इसीलिए जरूरी है। अभी एक इक्वेशन देंगे जो मेथड 2 से सॉल्व होगा, क्योंकि मेथड 2 ऐसा एक मेथड है जो सारी इक्वेशन पे अप्लाई किया जा सकता है, बट मेथड 1 ऐसा इक्वेशन है जो सारी इक्वेशन पे अप्लाई नहीं होगा। ये तो आसान सा था, अभी एक एग्जांपल देने से तुम लोग समझ जाओगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर -6x - 3 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम लोग मिडिल टर्म करना चाहते हैं, हमें a का वैल्यू पता है 2, b का वैल्यू हो जाएगा -6, c का वैल्यू हो जाएगा -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये दोनों का ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो हम लोगों का सी है उसका मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए, मतलब ए इंटू सी, यानी 2 इंटू -3 यानी कि -6 हो जाएगा। अब अगर हम लोग 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 1, और हम लोग किसी भी तरह से 6 कैलकुलेट नहीं कर सकते, 2 3 और 1 को किसी भी तरह से हम लोग उसको 6 नहीं कर सकते प्लस माइनस करके। तुम लोग देख लो, 2 इंटू 3, 6 प्लस 1 कर लो, 6 माइनस 1 कर लो, 3 प्लस 2 कर लो, 3 माइनस 2 कर लो, किसी भी तरह से पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर कितना आ सकता है, 6 प्लस 1 करके देख लो नहीं होगा, 6 माइनस 1 करके देख लो नहीं होगा, 2 प्लस 3 करके देख लो, 2 माइनस 3 करके देख लो, किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है कि हम लोग -6 लेके आ जाए। देन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, क्योंकि श्रीधर आचार्य ने ये फॉर्मूला इन्वेंट किया था। ठीक है, तो फिर x का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू हो जाएगा -b, फॉर्मूला देखो मेरे साथ साथ अगर तुम लोग लिखोगे तो याद हो जाएगा, -b प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये एक बार याद करने में टाइम लगता है, लेकिन याद हो जाएगा ना तो तुम लोग इसी को ज्यादा यूज करोगे, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाता है। माइनस तो फॉर्मूले में ही है, b का वैल्यू लिखो -6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर का मतलब -6 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है -3। जब माइनस रहेगा ना तो इसमें एक ब्रैकेट दे दो, क्योंकि ये प्लस माइनस में कैलकुलेट होता है। ठीक है, फिर नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। 2 इंटू ए का मतलब देखो कितना है 2 है। ठीक है, तो माइनस माइनस में प्लस 6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 6 का स्क्वायर मतलब 36, अब माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 -24। ठीक है, 24 -24 ये हो गया 4, अब ये कितना +6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 36 प्लस 24, 4 हो गया। अच्छा, अब ये 6 लिख दे, प्लस से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, बार बार प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 60, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब इसको क्या लिखेंगे, इसको भी हम लोग थोड़ा सा सॉल्व तो कर ही सकते हैं, कैसे करेंगे, ये देखो इसको लिखते हैं 6 प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा अब ये जो 60 है 14 हो जाएगा, 2√15, 2√15 हो जाएगा, हाँ 2√15 हो जाएगा, ये देखो ऐसे होगा। 2√15 कैसे हो रहा है ना, अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा है बता देते, ये देखो ऐसे हो गया, 2 2 के जगह एक 2 ले लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसमें रूट में लिखते हैं ना तो 2 2 के जगह एक 2 आ जाएगा, और ये
15 बाहर रह जाएगा क्योंकि 60 का रूट के अंदर ये आएगा ना। ये देखो 60 के रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा, तो 2 2 के जगह एक 2 बाहर और बाकी अंदर 3 इंटू 5 15 हो गया। इसी वजह से 2 रूट 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा और भी शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? 2 कॉमन ले लो, यहाँ हो गया 3 प्लस माइनस रूट 15 और यहाँ पर भी 2 और ये 2 ले लो। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? दो सोल्यूशन आएगा। क्या सोल्यूशन आएगा? पहला हम लोग का आ जाएगा 3 प्लस रूट 15/2, ये एक सोल्यूशन, कॉमा 3 माइनस रूट 15/2। ठीक है, तो ये देखो ये वाला हमें क्यों फॉर्मूला सीखना चाहिए? क्योंकि कैसा भी इक्वेशन हो, अगर मिडिल टर्म करके होता है तो भी होगा, अगर मिडिल टर्म से नहीं होता है तो भी होगा। तो अगर कभी भी कहीं पर भी, चाहे मैथ्स हो चाहे अकाउंट्स हो, अगर कहीं पर भी एक्स का सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, कुछ भी टॉपिक तुम लोग कर रहे हो, वहां पर एक्स का सॉल्यूशन बाई चांस ट्रायल एंड एरर होता है, ये ट्रायल एंड एरर है ना, हम लोग चेक करते हैं, ट्राई करते हैं किससे 5 आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका नाम होता है ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो नॉर्मली ये ज्यादा यूज होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ट्रायल एरर इसलिए है क्योंकि हम लोग देख लेते हैं कि किससे 5 आएगा। ठीक है, बी का वैल्यू कैसे आएगा। तो ये जरूर प्रैक्टिस करो तुम लोग, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम के पर्पज से बात नहीं है। बात ये है कि एक तो नया चीज सीखोगे, अगर सीखे हो पहले तो अच्छा है, ठीक है, सीख सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि नहीं सीखा होगा, लेकिन अगर याद नहीं किया है तो कर लो, कहीं पर भी कुछ भी इक्वेशन आएगा तुम लोग इससे आराम से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो मैंने बताया था सम ऑफ द रूट मैंने बता दिया था, ठीक है, माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए, ये जो बताया था ना। यहाँ पर अब अल्फा बीटा को कैसे लिखोगे? देखो हम लोग यहाँ पर सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा लिख लो इसके आगे, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा लिख लो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इस पे थोड़ा सा एप्लीकेशन करके दिखाते कैसे होगा ये वाला, यहाँ पर लिखते हैं। सपोज एक इक्वेशन ले लेते हैं, एग्जाम्पल एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन पूछे कि बताओ सम ऑफ द रूट क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, क्या होगा? ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहले तुम लोग को एबीसी आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, तुम लोग बिना लिखे भी आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन स्टार्टिंग में लिख के करो ताकि गलत ना हो। अब ए कितना है यहाँ पर? ए कितना है? ए का मतलब क्या होगा? इसमें टैली करो ना जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके नीचे नीचे लिखो एक्स का स्क्वायर है, इक्वेशन हमें क्या दे रखा है? एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ए का मतलब कितना हो जाएगा? कंपेयर करके बताओ, यहाँ पर इसके साथ इसको कंपेयर करो तो ए का वैल्यू क्या हो रहा है? एक्स एक्स स्क्वायर तो कट गया, ए का वैल्यू क्या हो रहा है फिर? ए एक्स स्क्वायर का इक्वल टू एक्स का स्क्वायर नहीं हो गया? अगर हम लोग कंपेयर करने का मतलब है क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, जो ए एक्स स्क्वायर है जनरल फॉर्म में वही मेरे मेन इक्वेशन मतलब जो गिवन इक्वेशन है उसमें एक्स का स्क्वायर है। तो ए का वैल्यू कितना हुआ? एक्स स्क्वायर दोनों साइड से हट गया, तो ए का वैल्यू कितना हो रहा है बताओ? 1/x। 1 होगा ना, सिर्फ 1 नहीं होगा, सिर्फ 1 नहीं होगा। अगर ए एक्स का स्क्वायर है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, एक्स एक्स ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 1 हो गया। ये कुछ नहीं है मतलब तो 1 है ना? तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा, अब बताओ बी का वैल्यू कितना होगा? ये सही बता दोगे, बोलो बी। -5। 5 -5 -5 बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्यों बोलना पड़ेगा? इसका हैबिट कर लो ताकि गलत ना हो जाए, क्योंकि प्लस। स्क्वायर लिखा है वहां पे। ओ अच्छा, गलत लिख दिया है मैंने, बी एक्स होगा, हाँ। अच्छा, सी का वैल्यू 6। हाँ 6 होगा, ठीक है, +6 नहीं भी लिखने से होगा, मैंने एक बार लिख दिया। अब हमें अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सम ऑफ द रूट बताओ, तो सम ऑफ द रूट क्या होता है? अभी अभी मैंने सिखाया, सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट होता है -b/a। इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, -b/a होता है। ठीक है, तो -b मतलब -5। ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस है, और b का जो वैल्यू रहेगा वही लिखेंगे, प्लस होगा प्लस, माइनस होगा माइनस। ए का मतलब 1, तो ये हो गया 5। ठीक है, अच्छा, अब लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ
रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है, सी बाई ए। तो सी मतलब 6 प्लस 6 और ए मतलब +1, तो यहाँ पर हो गया 6, ठीक है। तो ये हमें कभी कभी आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाता है कि सम ऑफ रूट बताओ और प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ। सम ऑफ रूट होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, ठीक है। अब हम लोगों को और एक चीज पता करना चाहिए, और अच्छा, यहाँ पर x का जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, x का अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, x का जो भी वैल्यू आएगा, जैसे कि x² - 5x + 6 अभी अभी मैंने सॉल्व किया था, x का वैल्यू 3 और 2 आया था। अगर हमें सॉल्व करने बोला जाता है इक्वेशन, तो यहाँ पर लिख देते हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो भी अभी मैंने किया भी था। अगर क्वेश्चन वो भी ऐड कर देता कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये भी अगर पूछ लेता, तो हम लोग का आंसर कितना आता, 3,2, ठीक है, हम लोग का आंसर आ जाता 3,2, जिसमें 3 को हम लोग बोलेंगे अल्फा और 2 को हम लोग बोलेंगे बीटा। पहले वाले को अल्फा बोला जाता है, दूसरे वाले को बीटा बोला जाता है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है, जैसे इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ना, उस तरह से। अब हम लोग लिखते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाओगे, ठीक है। अगर हमें कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बोल दे, मतलब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमें इक्वेशन दिया हुआ रहता है, हम लोग उसका सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि हमें सॉल्यूशंस बता दिया गया, जैसे कि हमें बता दिया एक कोई इक्वेशन है, एक कोई इक्वेशन है जिसका रूट यानी उसका सोल्यूशन 3 और 2 है, तो उस इक्वेशन को बना के बताओ कि इक्वेशन क्या होगा। पहला बात है, जैसे ही हमें दिखेगा दो रूट है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, अगर हमें उसका वैल्यू यानी रूट दे रखा है, तो जनरल फॉर्म जो है वो लिख देते हैं। जनरल फॉर्म हम लोग का होगा एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और इक्वल 0। चेक करके दिखाएं। जैसे देखो ये वाला जो मैंने बोला एक सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है 3,2, ठीक है। अब इससे हम लोग इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं होता है कि नहीं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक्स का स्क्वायर कर लो माइनस सम ऑफ रूट कर लो, तो 3 + 2, और एक्स लिखो प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लो, यानी 3 × 2 = 0 लिखो, तो एक्स का स्क्वायर -5x + 6 = 0। ये देखो एक्स का स्क्वायर -5x + 6 = 0। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा था, मतलब नॉर्मली हम लोग जो सीखते हैं, इक्वेशन से आंसर निकालो, अभी आंसर से इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या होगा, जनरल फॉर्म कभी मत भूलो, जनरल फॉर्म ax² + bx + c होता है। यहाँ पर क्या होगा, देखो a तो हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा ना, अगर a कुछ आता है। कब आएगा, अगर सम ऑफ रूट फ्रैक्शन में होगा। सोचो अगर सम ऑफ रूट मेरा ऐसा होता 5/2, तो जरूर ये मतलब जब हम लोग सॉल्व करते तो ये इक्वेशन जैसे मान लो ऐसा होता, तो फिर ये 2 को एलसीएम करते तो यहाँ आ जाएगा ना 2, तो अब हमारा ax आ सकता है। तो इसका मतलब जनरल फॉर्म a हो सकता है। अब a का वैल्यू अगर 1 होता है, जैसे यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये देखो जनरल फॉर्म वाला ही लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर जो है, फिर यहाँ पर लेकिन माइनस होगा, ठीक है, प्लस नहीं होगा, माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसको अलग से ही याद रखो, बेटर होगा कि हम लोगों का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग abc आइडेंटिफाई करके हम लोग रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगा के, फिर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सोल्यूशन या फिर जो बोलते हैं उसे रूट दे रखा है किसी इक्वेशन का, तो उससे हम लोग इक्वेशन को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट और एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो हम एक तुम लोग को रूट देते हैं, तुम लोग मुझे बताओ कि उसका इक्वेशन क्या होगा, बना के बताओ, ठीक है। हम यहाँ पर देते हैं क्वेश्चन कि अल्फा = सपोज 9 है और बीटा = है माइनस नहीं 7 देते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बताओ। अगर ऐसा दे रखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ट्राई करो। बोलो क्या होगा, ट्राई कर रहे हो।
देखो ऐसा होगा ना, एक्स का स्क्वायर माइनस, हाँ बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। हाँ सही बात है, 63 इक्वल 0, ये बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि इक्वेशन है तो इधर उधर इक्वलिटी होना चाहिए, मतलब इधर कुछ है तो इधर भी कुछ होना चाहिए। तो 9 प्लस 7 एक्स प्लस 9 इंटू 7 इक्वल 0 लिखेंगे, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। फिर एक्स का स्क्वायर 9 प्लस 7 16, 9 इंटू 7 63 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये भी काफी आता है क्वेश्चन। नॉर्मली हमें जो है ना यहाँ से रूट से रिलेटेड क्वेश्चन ही ज्यादा पूछता है, डायरेक्ट सोल्यूशन कम ही पूछता है। ठीक है, तो हम लोग को ये 2 पॉइंट तो याद रखना ही चाहिए। अच्छा, अब और एक चीज हम लोग सीख सकते हैं जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? अच्छा, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। DISCRIMINANT। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये क्या होता है? अभी जो मैंने श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला सिखाया ना, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, b² माइनस 4ac, इसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। जो b² माइनस 4ac है, इसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोला जाता है? ठीक है, देखो, इससे हम लोग ना बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम एक एग्जांपल से दिखा रहे हैं। बहुत सारा इसमें कंडीशन है, 4-5 कंडीशन है, बहुत सारा इन द सेंस। हम लोग एक कंडीशन देखते हैं। देखो, अगर मान लो एक इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ठीक है, इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन हम ना श्रीधर आचार्य जो है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -8 है, c इक्वल टू +16 है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो, x का वैल्यू माइनस ऑफ माइनस बी हम यहाँ से डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, प्लस माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू a मतलब 1, c यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a यानी 1। तो ये माइनस माइनस में +8 हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ, ये हो गया 64 माइनस, ये हो गया 16 इंटू 4, कितना हो जाएगा? ये भी 64 हो रहा है ना, डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब इससे क्या होता है? देखो, 8 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी 8 प्लस माइनस 0/2। मतलब ये क्या हो गया? इधर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। देखो, अगर 8 प्लस माइनस 0 है तो 8 प्लस 0/2, और एक हो जाएगा 8 माइनस 0/2। तो ये भी हो गया 4, ये भी हो गया 4, क्योंकि +0 -0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? हमारा दोनों रूट्स क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों रूट्स इक्वल हुआ, वो कैसे पता चला? अगर b² माइनस 4ac 0 होता है, देखो यहाँ पर हम लोगों का जो समरी है वो क्या आया? इफ b² माइनस 4ac इक्वल 0, देन बोथ रूट्स आर इक्वल। तो ऐसे चीज हमें आइडेंटिफाई करने के लिए दे देता है। ठीक है, कि ये डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है इस पोर्शन को। ये देख के, जस्ट ये देख के, ये कैसे देखेंगे हम लोग? पूरा ये इक्वेशन दे रखा है, वहां से एबीसी आइडेंटिफाई करेंगे और इसका वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ये वैल्यू 0 होता है तो हम लोग ये बता पाएंगे कि ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉरी, ये इक्वेशन का जो रूट है वो इक्वल होगा। मतलब एक्स का जो भी वैल्यू आएगा, दो जो वैल्यू आएगा दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ये देखो, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर ये देखो, जिसको बोला जाता है नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर तो हमें फॉर्मूला करके दे दिया है, लेकिन हमें समझना भी तो पड़ेगा। तो b² माइनस 4ac अगर 0 होता है, देन रूट्स आर क्या हो जाएगा? रूट्स आर इक्वल। मैंने रियल वाला पोर्शन अभी भी नहीं बताया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब रियल क्यों होगा वो भी बता देते हैं। ठीक है, रियल, रियल का मतलब जो इमेजिनरी नंबर नहीं है। इमेजिनरी मतलब क्या होता है? जो आई वाला वैल्यू आता है। इमेजिनरी का मतलब है, जैसे मान लो -4 का रूट, ठीक है, ये होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी मतलब जो इस तरह का नंबर है जिसका सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे देखो, ये देखो, हम दिखा देते हैं इसको। अगर सॉल्व करोगे ना, देखो 4 लिखा मैंने, यहाँ एक माइनस लिख दिया। अब इसका रूट लगाओ, देखो क्या देगा? इनवैलिड इनपुट, मतलब जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है उसे ही बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नहीं होगा।
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हम लोग का 0 होगा। तो मैंने पहले इक्वल ये समझा दिया, अब इमेजिनरी नहीं होगा, ये कैसे समझा सकते हैं, देखो ये भी समझा देते हैं। यहां पर लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये मेरा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा लेस देन 0 होता है, ठीक है, लेस देन 0 का मतलब क्या हो सकता है, -1 -2 -3 -0.001 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है, ये एटसेट्रा, मैंने बहुत सारा नंबर हो सकता है, क्या लिखे, ठीक है, मतलब 0 से कम, 0 से अगर कम होगा तभी वो माइनस में आएगा। ठीक है, 0 से अगर कम होगा तभी माइनस में आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम होता है, इन दैट केस ये वाला क्या हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके बता सकते हैं, जैसे मान लो b का वैल्यू है हम लोगों का सपोज यहाँ पर -3, ठीक है, और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया -4, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, और ये हो गया 2 इंटू 1, ये 2 हो गया, सपोज ये 2 है नीचे, तो इसका मतलब इसका क्या सोल्यूशन आएगा, 3 प्लस रूट ओवर ऑफ -4/2 -3 माइनस रूट ओवर ऑफ -4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्यों, क्योंकि अभी मैंने दिखाया इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक इनवैलिड इनपुट होगा, ये ऐसे नंबर्स को बोले जाते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं सिंस रूट ऑफ नेगेटिव इज इमेजिनरी number, hence if b square minus 4ac less than 0, then roots are imaginary। ठीक है, अगर बाई चांस हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद लेस देन 0 आया, अब लेस देन 0 मतलब माइनस में कुछ भी आया, तो हम लोग का रूट्स जो है, ये देखो रूट्स जो है क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, रूट्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कुछ भी नंबर है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कुछ भी नंबर, देन ओनली वी हैव रियल रूट, तभी हमारे पास रियल नंबर आ सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यहां पर देखो क्या बोला है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब देखो इक्वल होगा वो तो मैंने अभी प्रूव करके दिखाया, अगर ये 0 हो जाएगा, ये पोर्शन अगर 0 हो जाएगा तो -b और 2a ही ना बचा, इसमें -b का जो इंपैक्ट आ रहा था, -b प्लस हो रहा था एक वैल्यू से, नीचे यही था, और -b माइनस हो रहा था उसी वैल्यू से नीचे 2 है, लेकिन ये वाला पोर्शन ही अगर मेरा आउट हो जाएगा तो मेरा दोनों रूट का वैल्यू इक्वल आएगा, इसीलिए इक्वल हो रहा है। ठीक है, जो मैंने प्रूफ करके भी दिखाया इक्वल, और रियल क्यों होगा, क्योंकि मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ रहा है तो मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0, तब मेरा रूट क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा। ठीक है, रियल, ग्रेटर देन इक्वल 0 भी लिखेंगे तो भी होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होगा तो भी मेरा रियल नंबर आएगा, और अगर मेरा ग्रेटर, एक्चुअली हम इसको ना बाइफरकेट करके नेक्स्ट दिन लिखवाएंगे कि अगर मेरा ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल होगा, और ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा तो रियल एज वेल एज इक्वल होगा। ठीक है, ये देखो अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो देन वी हैव रियल रूट, और इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 हो रहा है, मतलब ग्रेटर देन है और इक्वल है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल है। ठीक है, इक्वल 0 है, देन रूट्स आर इक्वल। ठीक है, रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, अगर इक्वल 0 है, और ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो भी रियल होगा, है ना, अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो भी रियल होगा, क्योंकि इक्वल नंबर भी तो रियल है, जैसे ये 4 और 4 ये इक्वल रूट भी है एज वेल एज रियल रूट भी है, ये जो रूट का आंसर आया ये इक्वल भी है एज वेल एज रियल भी है, इसीलिए हम बोल रहे हैं रियल रूट कब मिलेगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो भी मिलेगा, अगर हम लोग का इक्वल 0 होगा देन इक्वल भी होगा और वो रियल भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर लेस देन होगा तो माइनस में फिगर आएगा, जो कि हमें इनवैलिड इनपुट दिखाएगा, इन दैट केस वो हम लोग का इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स है हमारा, तो ये हम नेक्स्ट दिन क्या करेंगे, इसका पूरा समरी बना के लिखवा देंगे, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन हम लोग शायद इसका
जो है यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट दिन स्टार्ट कर सकते हैं, और ये हम लोग का इक्वेशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यही वाला हम लोग का इक्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।